मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म्स में अरस्तु की अध्ययन पद्धति का अध्ययन करेंगे। अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से बिल्कुल डिफरेंट है। आदर्श राज्य और उसकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षण और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था। किंतु अरस्तु की बाल्यकाल की जीवशास्त्र की शिक्षा और उसके वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति एक प्रेम उत्पन्न कर दिया था, जिससे वह इस प्रकार की कल्पना प्रधान पद्धति को ठीक नहीं समझता था। अरस्तु की प्लेटो के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में इतिहास, भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं और मानव स्वभाव पर यथोचित ध्यान नहीं दिया। अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति को स्वीकार किया। अरस्तु की यह आगमनात्मक पद्धति प्लेटो की अध्ययन विधि के विपरीत है। प्लेटो सामान्य रूप से विशेष की ओर बढ़ता है, अरस्तु विशेष से सामान्य की ओर। प्लेटो न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है, परंतु अरस्तु दृश्यमान जगत के वास्तविक पदार्थों को अपने विचार का आधार बनाते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। अरस्तु के चिंतन में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है। उसने पहले क्रमबद्ध तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, गृह युद्ध और राज्य के विकास आदि का अध्ययन किया और फिर उसके आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसने उस समय के यूनानी समाज में प्रचलित यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राज्य के विषय में सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया। उसका समस्त विचार इतिहास व निरीक्षण पर आधारित है। अरस्तु को ऐतिहासिक विधि का जन्मदाता कहा जाता है। अरस्तु ने उद्देश्य विधि को अपनाया। इस विधि के अनुसार हर वस्तु का अपना विषय और उद्देश्य होता है, जो उसके विकास और अस्तित्व में छुपा होता है। हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही होती है तो पूर्ण रूप से विकसित होती है। उसमें उसकी स्पष्टता और सत्यता की प्रकृति नज़र आती है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही विचार है कि परिवार जैसी सीमित संस्था में अपने उद्देश्य की ओर गतिमान होकर राज्य के वृहद स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया। उसके विपरीत अरस्तु ने वैज्ञानिक विधि को अपनाया। अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है। प्लेटो ने जहाँ आदर्श राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए कल्पना पद्धति का सहारा लिया, वहाँ उसके शिष्य ने उसके विपरीत अपने आदर्श राज्य की रचना के लिए पर्यवेक्षण और शोध पद्धति को अपनाया। अरस्तु ने अपने दर्शन में विश्लेषणात्मक विधि को अपनाया। इस पद्धति में किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है। उसके बाद एक सामान्य नियम बनाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अरस्तु ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों जैसे परिवार व ग्रामों का विश्लेषण किया। उसने राज्य के प्रमुख स्तंभ अंग नागरिकों के संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं।
अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक है। वह जिन तथ्यों का अध्ययन करता है उन्हीं विषयों में से निष्कर्ष निकालता है। उसके चिंतन में इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण व विवेचन किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। उसने अपने चिंतन में राजनीतिक घटनाक्रम की तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को स्वीकार किया है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र व संपूर्ण विज्ञान का रूप प्रदान किया है। अरस्तु की रचना में निबंधात्मक शैली में साहित्यिक नागरिकता से मुक्ति पाली है। वास्तविक शास्त्र की रचना करने का प्रयास किया गया है। अरस्तु ने बाह्य तत्वों के विस्तृत पर्यवेक्षण व सुगम विश्लेषण द्वारा प्रत्येक विज्ञान को एक स्वतंत्र क्षेत्र प्रदान किया है। अरस्तु ने प्लेटो की संवाद शैली का परित्याग करते हुए निबंधात्मक शैली को अपनाया। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक डनिंग का कहना है कि नीतिशास्त्र और राजनीति में जहाँ प्लेटो ने सद्गुण और अच्छाई विषयक अवधारणा से निगमनात्मक ढंग से काम करते हुए इन दो सिद्धांत शास्त्रों का सम्मिश्रण किया, वहाँ अरस्तु ने बाह्य तत्वों के विस्तृत और सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा प्रत्येक विज्ञान को एक स्वतंत्र क्षेत्र प्रदान किया। अतः अरस्तु की पद्धति प्लेटो से बिल्कुल भिन्न है। उसकी अनुभूति प्रधान अथवा आगमनात्मक पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, तुलनात्मक दृष्टिकोण, परंपरा प्रेम और जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। उसकी इस पद्धति ने ही उसके विचारों को संयमित कर उन्हें मध्यम मार्गी रूप प्रदान किया है और इतिहास, तथ्यों और परंपराओं के प्रति इसी प्रेम ने उसे क्रांतिकारी होने से रोका और वह केवल एक सुधारवादी ही बन सका। उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह इस बात का विश्वास दिलाया कि यदि आदर्श को प्रभावशाली बनना है तो उसे तथ्यों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तथ्यवादी होने के कारण ही वह प्लेटो की भांति आदर्श राज्य का निरूपण नहीं कर सका, वरन उसने विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देकर संतोष